उत्तराखंड में राजनीतिक उथल पुथल जारी है, मुलाकातों का दौर जारी है, चाहे मुख्यमंत्री से विधायकों के मिलने का मामला देहरादून में हो और चाहे राज्य भाजपा के बड़े नेताओं का मिलने का मामला प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हो। राजनीति की जो हलचलें हैं उत्तराखंड में तेज हैं, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं और तमाम कयासबाजियों और अटकलबाजियों का दौर यहां पर चल रहा है। लेकिन इन्हीं अटकलबाजियों के बीच, इन्हीं राजनीति के बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच धामी सरकार के लिए उत्तराखंड में निकट ही एक और परीक्षा आने वाली है और वो परीक्षा है केदारनाथ का उपचुनाव। और केदारनाथ का उपचुनाव केदार घाटी की आपदा की जद्दोजहद से होकर गुजरेगा। अगर हम ये कहें कि केदार घाटी की आपदा की जद्दोजहद से होकर जीत हार का रास्ता केदारनाथ उपचुनाव का निकलेगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि इस चुनाव को ठीक उसके बाद कराया जाना है। केदारनाथ आपदा पिछले 31 जुलाई को आई, जो केदार घाटी की आपदा थी। बड़ी तबाही हुई, पैदल रास्ते बह गए, सड़कें बह गई, कई लोगों की डेथ हो गई। तो और ऐसे माहौल में बाई इलेक्शन होना, तो बाई इलेक्शन हालांकि भी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन सितंबर के लास्ट तक बाई इलेक्शन यानी केदारनाथ उपचुनाव होने की पूरी संभावना है। केदारनाथ से आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की शैला रानी रावत यहाँ से विधायक थी और एक बीमारी के बाद उनका निधन हो गया और केदारनाथ सीट खाली हो गई। अब इस पर उपचुनाव होना है और चूंकि लोकसभा चुनाव में जो एमएलए एमपी बन गए हैं, ऐसी बहुत सारी सीटें पूरे देश में खाली हुई है, तो उसी के साथ ही हम उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव होगा। एक ही साथ उपचुनाव होंगे और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने यहाँ पर पूरी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन फिर वही बात है कि केदार घाटी की आपदा की जद्दोजहद से होकर ही जीत का रास्ता निकलेगा। कौन जीतेगा कौन नहीं, 24 साल के इतिहास में उत्तराखंड में पहली बार हुआ जब पिछले दिनों हुए 2 उपचुनाव, मंगलौर और विधानसभा बद्रीनाथ विधानसभा, दोनों विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। 24 साल में ये पहली बार हुआ जब कोई बाई इलेक्शन सत्तारूढ़ दल उत्तराखंड में हार गया हो। इससे कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है, मनोवैज्ञानिक तरीके से कांग्रेस ने बढ़त ले रखी है और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा डिफेंसिव होकर खेल रही है। 2 उपचुनाव जीतने के बाद, और वो भी तब जब लोकसभा में 5 लोकसभा सीटें जीतकर उत्तराखंड के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने में मोदी को अपना योगदान दिया हो, उसके 1 महीने बाद ही 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर यहाँ पर भाजपा का बुरी तरह से हार जाना, ये एक विश्लेषण का विषय है और आत्ममंथन का विषय है। और उन दोनों उपचुनावों के बाद केदार घाटी की आपदा और उसके बाद केदारनाथ उपचुनाव यानी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। अब कैसे, किस तरह से चुनौती बढ़ रही है, क्या क्या किन किस तरह की चुनौती का सामना भाजपा और कांग्रेस को करना पड़ेगा, भाजपा की स्थिति क्या है, कांग्रेस की स्थिति क्या है, कुल मिलाकर ये चुनाव पूरी तरह से मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा से जुड़ा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को अपना राजनीतिक कैरियर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुद को सुरक्षित करने के लिए केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव जीतना ही होगा। वो उसके लिए कौन सी तरकीब लाते हैं, कौन सा फार्मूला लाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी विश्लेषण करते हैं कि केदारनाथ सीट पर क्या स्थिति रहेगी। 1-1.5 महीना पहले मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस जीत गई और इसी बीच केदार घाटी की आपदा आ गई 31 जुलाई को। अब बाई इलेक्शन घोषित तो नहीं हुआ, लेकिन सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इस चुनाव का होना बताया जा रहा है। इस चुनाव में कांग्रेस का पक्ष हम पहले रखते हैं। कांग्रेस के मेरिट और डिमेरिट क्या है? कांग्रेस की मेरिट ये है कि अभी अभी ताजे 2 बाई इलेक्शन 2 विधानसभाओं के यानी मंगलौर और बद्रीनाथ कांग्रेस जीत गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेता और कार्यकर्ता उत्साह में हैं। मंगलौर में जिस तरह से लोकतंत्र को पुलिस तंत्र से दबाने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, जैसा वहां पर सिस्टम का बेजा इस्तेमाल हुआ, उसके बावजूद कांग्रेस का मंगलौर में जीतना भाजपा को एक करारा जवाब है कांग्रेस के नेताओं के संगठित होकर चुनाव लड़ने का। मंगलौर विधानसभा सीट पर प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महारा से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, रणजीत रावत और तमाम वो नेता जो बड़े नेताओं की पंक्ति में आते हैं, वो मंगलौर अपना शिविर बनाकर डटे रहे और चुनाव जीत लिया। और इसी तरह से साइड में बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव को भी कांग्रेस ने संगठित होकर बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से एकता दिखाते हुए सीट को जीत लिया। इन परिस्थितियों के बाद 31 जुलाई को केदार घाटी में आपदा आती है और अब केदारनाथ का चुनाव।
तो कांग्रेस के पास वो बढ़ा हुआ मनोबल है, बूस्ट हुआ कार्यकर्ता है और जितने भी छत्रप हैं उनकी एकता है, जिन्होंने पिछले 2 उपचुनाव में जीत दिलाई है। तो कांग्रेस के पास सबसे बड़ा यही मेरिट है, सबसे बड़ा जो एक सपोर्ट है, सबसे बड़ी जो इस समय मेरिट है कांग्रेस की ये है। और उसकी डिमेरिट क्या है? उसकी डिमेरिट चूंकि प्रत्याशी को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष और जो दूसरे बड़े खेमे हैं वो बट गए हैं। क्योंकि लोगों को लगता है अगर बद्रीनाथ और मंगलौर सीट कांग्रेस जीत सकती है तो केदारनाथ भी जीत सकते हैं। तो केदारनाथ में इस समय कांग्रेस का ये मानना है कि केदार घाटी की आपदा के बाद एंटी माहौल है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, तो इसको कैच करना बहुत आसान होगा। इसलिए प्रत्याशियों को लेकर वहां पर अभी से रार दिख रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष खुद चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष कुंवर सिंह सजवाण वहां से चुनाव लड़े या हरक सिंह रावत चुनाव लड़े या कुछ और भी कोई मजबूत चेहरा सामने आ सकता है। उधर हरीश रावत और अन्य जो लोग हैं वो पूर्व विधायक और पिछली बार चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर मनोज रावत, उनको चाहते हैं कि उनको टिकट मिल जाए। यहाँ टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस की जो एकता थी वो 2 धड़ों में बढ़ती हुई दिख रही है। अभी कुल मिलाकर ये एक सबसे बड़ी डिमेरिट कांग्रेस की है। कार्यकर्ता बूस्टअप है, 2 विधानसभा के उपचुनाव अभी भी जीते हैं। यहाँ प्रत्याशी केदारनाथ में प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस का एक जो और नहीं, अगर कांग्रेस ने इस पर पार पा लिया, प्रत्याशी चयन को सही से कर लिया, तो वो मिरेकल, वो जादू यहाँ भी हो सकता है जो मंगलौर और बद्रीनाथ में हुआ है। अब बात करते हैं भाजपा की। तो भाजपा की यहाँ सरकार है और ये जो सिटिंग विधायक वहाँ से जो थी वो भी भाजपा की थी, शैला रानी रावत। लेकिन केदार घाटी की आपदा ने परिस्थितियों को थोड़ा सा एडवर्स किया है और इसके साथ ही जो 2 पिछले उपचुनाव विधानसभा के भाजपा हार गई है, उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा सा मतलब डेमोलाइज हुआ। तीसरा यहाँ पर एक कारण और होगा, जो सबसे पहले हम यहाँ केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की मेरिट की बात करते हैं। भाजपा की सरकार यहाँ है, भाजपा का एक संगठित कार्यकर्ता यहाँ है, कैडर वोट यहाँ है और उसका पन्ना प्रमुख तक पूरा संगठन है। तो ये भाजपा की एक बहुत बड़ी मेरिट है। उसके बाद बड़े चेहरे हैं, गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। ऐसे बड़े नेताओं की एक लंबी फौज है जो केदारनाथ में काम कर सकती है, उस वहाँ के चुनाव के नतीजों में उलटफेर कर सकती है। पुष्कर सिंह धामी खुद मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, वो भी वहाँ अगर कैंप करेंगे तो केदारनाथ में वैसी सिचुएशन होने की संभावना कम रहेगी जो बद्रीनाथ और मंगलौर में रही है। इसके साथ ही उनको भी ये तो भाजपा की मेरिट हुई, लेकिन एक डीमेरिट भी है। वहाँ भी प्रत्याशी चयन को लेकर के जो एक जद्दोजहद, जो एक फसाद जारी है, वहाँ भी वो चल रहा है। पार्टी का एक बड़ा खेमा चाहता है कि आशा रानी नोटियाल जो पहले केदारनाथ से विधायक रह चुकी है तो उसको टिकट दे दिया जाए, लेकिन एक खेमा दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी को चुनाव लड़ाने की सलाह पार्टी को दे रहा है। कुलदीप रावत जो पिछली बार निर्दलीय लड़े थे और 14,000 वोट अपने दम पर पाकर केदारनाथ विधानसभा से जनरल इलेक्शन में दूसरे नंबर पर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और एक धड़ा चाहता है कि जब कुलदीप रावत पिछले 2 विधानसभा निर्दलीय लड़कर 14,000 वोट ला सकते हैं तो उनका अपना वो वोट बैंक है, अगर भाजपा उनको टिकट दे देती है तो जीत आसान हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी अगर कुलदीप रावत को टिकट मिलेगा तो शैला रानी रावत और आशा रानी नोटियाल का जो खेमा है वो सब उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ भी टिकट को लेकर चूंकि उनको लगता है भाजपा यहाँ से आसानी से चुनाव जीत सकती है, तो वहाँ भी धड़ेबाजी शुरू हो गई है। कुल मिलाकर कहने का लब्बुल ये है कि केदारनाथ उपचुनाव की जब भी घोषणा होगी और जब भी चुनाव का सिलसिला शुरू होगा तो केदार घाटी में आई आपदा की जो जद्दोजहद चल रही है उसी से जीत का रास्ता निकलेगा और उसी जद्दोजहद से किसी को शिकस्त भी मिलेगी। कुल मिलाकर यहाँ पूरा खेल मैनेजमेंट का होगा। कांग्रेस संगठित तरीके से उसी तरह से आगे बढ़ती है, लोगों को ये समझाने में कामयाब हो जाती है कि यात्रा सुचारू रूप से नहीं चली, लोकल लोगों के कारोबार ढीले हो रहे हैं और अगर उसने इस तारतम्य को बना लिया तो वो भाजपा पर भारी पड़ सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के लोगों के, आपदा से प्रभावित लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम अगर बखूबी कर लिया तो कांग्रेस का सपना भी धूमिल हो सकता है। कुल मिलाकर बड़ी चुनौती यहाँ भाजपा के लिए है,
चूंकि भाजपा की ही सिटिंग विधायक यहाँ से शैला रानी रावत थी जिनका निधन हो गया है। तो यहाँ पर भाजपा के लिए ये बहाना भी नहीं बचेगा, कहने के लिए ये बहाना भी नहीं रहेगा जो मंगलौर और बद्रीनाथ में था। मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव हारने के बाद भाजपा ने, जब उनके पास कोई जवाब नहीं था हार और जीत का, तब उन्होंने ये बात कही कि वो दोनों सीट ही उनकी नहीं थी। एक जगह से कांग्रेस के सिटिंग विधायक थे और एक जगह से बसपा के। लेकिन भाजपा के पास केदारनाथ में ये बहाना भी नहीं बचेगा कि वहां पर विधायक कांग्रेस का या किसी अन्य दल का था। दिवंगत विधायक शैला रानी रावत भाजपा की विधायक थी, उन्हीं के निधन से सीट खाली हुई है। तो अब देखना यह है कि भाजपा इस बार कौन सी रणनीति बनाती है, कौन सा ऐसा ब्लूप्रिंट बनाती है जिससे केदारनाथ में वो जीत की अलख जगा सकेगी और जीत हासिल कर सकेगी। कांग्रेस उसे रोकने के लिए पूरे प्रयास करेगी, लेकिन दोनों ही दलों के लिए प्रत्याशी चयन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। प्रत्याशी चयन जिसने पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से किया, उसकी पहली जीत उसी दिन हो जाएगी जिस दिन बहुत पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से दोनों पार्टी अपने अपने पार्टी के प्रत्याशी का चयन कर लेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस के पास यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। केदार घाटी की आपदा का फर्क पड़ा, उससे जीत प्रभावित हुई, तो भी भारतीय जनता पार्टी को ये सौदा बहुत महंगा पड़ने वाला है। इसीलिए ये जीत भाजपा के लिए और मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बेहद जरूरी है। अन्यथा जिस तरह से केदार घाटी में आपदा के निशान अभी भी पड़े हुए हैं, आपदा के जख्म अभी भी है, तो केदारनाथ का बाई इलेक्शन अगर उसमें हार होती है, वो भी एक बड़ा जख्म यहाँ भाजपा के संगठन को देकर के जाएगा। ऐसा जख्म खाने से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अलग से एक कार्य योजना तैयार करके केदारनाथ धाम को, केदारनाथ सीट को जीतना होगा। और ये सीट राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए खास तौर पर जीतना बेहद अनिवार्य हो गया है। पिछले 2 विधानसभा सीटों मंगलौर और बद्रीनाथ में उपचुनाव हारने के बाद यहाँ पर घेराबंदी बहुत तेजी के साथ हुई है। मुख्यमंत्री को लोग घेरने में लगे हुए हैं। अगर वो केदारनाथ लूज कर जाते हैं तो जो पार्टी के भीतर जिनकी उनसे राजनीतिक अदावत हैं, उनके हमले और तेज होंगे मुख्यमंत्री कैंप पर, और वो स्थिति बहुत ही भयावह होगी, वो स्थिति बहुत ही विचलित करने वाली होगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि केदार घाटी की आपदा से जो जख्म मिले हैं उनको भरने की जो जद्दोजहद है, केदारनाथ उपचुनाव का रास्ता इसी जद्दोजहद से होकर गुजरेगा, इसी जद्दोजहद से निकलेगा। जीत की राह हो या हार की, यही केदार घाटी तय करेगी कि इस बार कौन विधानसभा जाएगा।